हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका आज के प्लेसेस इन न्यूज़ के सेशन में। आइए डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ जो रिसेंटली न्यूज़ में थी। समझते हैं उनका कॉन्टेक्स्ट। अब आपको करना ये है कि आपको उनको करना है मार्क अपने एटलिस्ट पे और एक लिस्ट बनानी है ताकि जो भी रीजन्स कॉन्फ्लिक्ट में है या न्यूज़ में है वो आपको हमेशा याद रहे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले एक क्वेश्चन के साथ। Which of the following statements regarding North Sea are correct? It is a shallow epicontinental sea located on the continental shelf of Europe, primarily bordered by United Kingdom, Norway, Denmark, Germany, Netherlands, Belgium and France. अगर शॉर्ट में पूछूं तो नॉर्थ सी के आसपास कौन से देश हैं जो उसको बॉर्डर कर रहे हैं? क्या ये यूके, नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, फ्रांस है? इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, offshore wind power due to its consisting strong winds and relatively shallow waters. The North Sea ecosystem is largely unaffected by anthropogenic activity, यानी इंसानों के द्वारा वहां पर हस्तक्षेप ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा वहां पर उनकी इंटरफेरेंस नहीं। North Sea has been historically a significant area for hydrocarbon extraction, contributing substantially to the energy security of bordering nations. यानी क्या यहाँ पर बहुत मात्रा में गैसेस और बाकी संसाधन निकलते हैं जिसकी वजह से आसपास के देशों में एक एनर्जी सिक्योरिटी का जो डायमेंशन है वो पूरा होता है। तो बताइए क्या इसमें से करेक्ट आंसर है? 124, 23, 13 या 1234? इन जनरल अगर आप नॉर्थ सी को देखो ना तो अभी रिसेंटली न्यूज़ में है कि नॉर्थ सी में एक क्लैश हो गया, एक क्रैश हो गया शिप्स के बीच में, यानी वहाँ बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं। एक गैसेस का परमानेंट रूट भी है, यूरोप के एक प्राइमरी सी की तरह से देखा जाता है। इसके बारे में भी हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं, तो अगर आपको पता है तो आपको उसका आंसर भी पता होगा, विच इज़ 1, 2 एंड 4। बिकॉज तीसरी रीजन गलत है क्योंकि यहाँ लगातार ह्यूमन एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही हैं ऑयल और गैस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा विंड एनर्जी जनरेट होती है, यानी रिन्यूएबल एनर्जी का एक बहुत बड़ा गढ़ है ये। और ये शैलो सी है जिसकी जो बॉर्डरिंग कंट्रीज बताई हैं वो भी एग्जैक्ट सही हैं। कारण क्यों है? क्योंकि रिसेंट जो एक क्रैश हुआ वहां पर जो रशियन कैप्टन थे उस कार्गो वेसल की जिसकी वजह से कोलिजन हुआ, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। तो नॉर्थ सी कहाँ पर है? तो देखिए यूके के बाद को जो इलाका है नॉर्वे के साथ में से नॉर्थ सी कहते हैं। ये वो इलाका है जहाँ आपको यूके, नॉर्वे, डेनमार्क, या आपको जर्मनी दिख रही है, नीदरलैंड्स, बेल्जियम और फ्रांस की वो इलाके हैं जो इंग्लिश चैनल से इसको कनेक्ट करते हैं। और यहाँ से आप आगे जाएंगे तो आपको जो सेंट पीटर्सबर्ग है वो इलाका भी अगर आपको कनेक्ट करना है तो आपको नॉर्थ सी से ही गुजरना पड़ता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यूरोप की इकोनॉमी के लिए, यूरोप की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, यूरोप की कनेक्टिविटी के लिए नॉर्थ सी। तो जब भी नॉर्थ सी की बात हो ध्यान रखिए नॉर्वेजियन सी से नीचे और इंग्लिश चैनल क्रॉस करके आप पहुंचेंगे सबसे पहले नॉर्थ सी में। तो उस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। और कहाँ पर है? बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी हैं? फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, और इधर आपको नॉर्वे दिखेगा, यहाँ आपको यूनाइटेड किंगडम दिख रहा है, ब्रिटेन। तो ये पूरा सिस्टम कौन कौन से इलाके से नॉर्थ सी गुजरती है, कौन सा वो इलाका। देखिए यहाँ से अगर आप नॉर्थ सी को देखें तो ये वो इलाका है जहाँ से आप इजीली एंटर करेंगे तो आप जाएंगे सेंट पीटर्सबर्ग जो रशिया का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट है। ये आपकी बाल्टिक सी वाली कंट्रीज हैं, ये आपकी कॉन्टिनेंटल यूरोप वाली कंट्रीज हैं। यहाँ आपका इंग्लिश चैनल आ गया, ये आपका यूके आ गया, ये आयरलैंड आ गया। यहाँ पर आपका आइबेरियन पेनिनसुला है जिसके अंदर पोर्टुगल और स्पेन है। तो यूरोप की जो प्रमुख लोकेशन है, यानी आप इसको नीचे आओगे यहाँ स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, तो आप इसमें एंटर करोगे। फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, पोलैंड, यानी वर्ल्ड वॉर 2 का जो स्ट्रक्चर था जहाँ वॉर लड़ी गई वो किस दिशा में हुई वो भी पता आपको लगेगा। इटली की हम यहाँ बात करें तो आपको ये दिखेगा यहाँ पे एड्रियाटिक सी का इलाका है। तो इस तरह से जब भी आप किसी लोकेशन को देखें तो कोई न्यूज़ में अगर आया कि नॉर्थ सी में एक शिप का कोलिजन हुआ है जो काफ़ी न्यूज़ बना रहा है, तो पहली चीज़ तो दिमाग में आनी चाहिए भाई नॉर्थ सी है कहाँ पर, नॉर्थ सी की सराउंडिंग कंट्रीज कौन सी हैं, कौन से देशों के बीच में नॉर्थ सी है, और नॉर्थ सी के आसपास कौन सी बड़ी वाटर बॉडी है। अगर आप उसको याद कर सकते हैं तो चीज़ें आपके लिए कंपैरेटिवली आसान रहती हैं। अगले टॉपिक पे जाते हैं जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, बलूचिस्तान का, जहाँ पर एक ट्रेन हाईजैक हुआ है। तो पहली बात, बलूचिस्तान कहाँ पर है? जफर एक्सप्रेस को वहाँ की बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हाईजैक कर लिया। 400 से ज़्यादा पैसेंजर थे उस पर सवार, जिनमें से लगभग 250 को कैप्चर किया गया। क्लैरिटी नहीं है अभी तक कि वहाँ पर क्या हुआ, कितने लोगों की जान गई, क्या हुआ, आर्मी कैसे लड़ी। लेकिन अगर हम जो पेपर के हिसाब से देखें तो पहली चीज़ पता होनी चाहिए हमें, बलूचिस्तान है कहाँ पर? तो वो पाकिस्तान में है। असल में पाकिस्तान का ये वो राज्य है जो ऑलमोस्ट 60% ऑफ पाकिस्तान, अगर आप देखें ना जोग्राफिकली, तो इसका 60% का जो हिस्सा है वो एक ही राज्य से बनता है, विच इज़ बलूचिस्तान। बाकी आपके जो इनके रेस्ट ऑफ द राज्य है, सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, से कहीं बड़ा है बलूचिस्तान, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से रिसोर्सेज यहाँ पर है और यहीं से गुजरती है सीपेक, चाइना कम्युनिस्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो BRI का पार्ट है।
ये यहाँ पर नीचे एक डीप सी पोर्ट बनाया गया है जिसका नाम है ग्वादर। इसको चाइना के काशगर से जोड़ती है, और जहाँ से चाइना ने एक बहुत बड़ा अपना एक रूट बना रखा है चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो उसका प्रभाव सीधा सीधा इस पूरे चाइना के इन्वेस्टमेंट पर भी पड़ता है, जहाँ 48 बिलियन डॉलर्स के आसपास, अराउंड 48 बिलियन डॉलर्स हैव बीन इन्वेस्टेड बाय चाइना इन दिस कॉरिडोर। तो आप सोचोगे भाई इतना अच्छा कॉरिडोर है, बलूचिस्तान को फायदा होता होगा, पर नहीं। इन शिप्स में, इन रोड्स में, ये प्रोजेक्ट्स में बलूची लोगों को कोई फायदा नहीं है। संसाधन निकाले जाते हैं, या तो वो चाइना जाता है या फिर इनके पंजाब प्रोविंस में खर्च किया जाता है, जिसका फायदा बलूची लोगों को कभी नहीं मिलता। इसलिए बलूचिस्तान एक ऐसा इलाका है जहाँ हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। खासतौर पे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कंसिस्टेंटली पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट करती रहती है। ये अगर आप देखिए, अभी जो ट्रेन का था वो रोका कहाँ गया, तो पहरो कुंदरी और जो गादलदार का इलाका है वहां पर इसको रोका गया था इस रूट पर। तो यहाँ पर वो क्वेटा और इसके बीच का इलाका है जहाँ पर इसको रोका गया। ये लार्जेस्ट प्रोविंस है और यहाँ पर लगभग 65 पासेज है इस हाईवे के करीब, तो जहाँ पर इस ट्रेन को रोका गया और इससे लोगों को अगवा किया गया, जो एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके का हाईजैक था। इस इलाके की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में यहाँ पर रेलवे लाइन बनाई गई थी, मशकफ टनल, यानी टनल में एंटर करने से पहले इसको रोका गया, फिर उसके बाद से अगवा किया गया, टनल का यूज किया गया ऐसा प्लेस जहां से वो इसको हाईजैक कर पाए। तो काफी न्यूज में रहा। तो पॉइंट ये है कि अगर आपसे पूछा जाए बीएलए बलूचिस्तान कहाँ पर है, तो वो आपको पता है पाकिस्तान में सबसे लार्जेस्ट प्रोविंस है इनका। जफर एक्सप्रेस की बात हो रही, इसे हाईजैक किया गया। बीएलए क्या है, तो बीएलए 2011 से एक एक्टिव मिलिटेंट ग्रुप है, एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है जो पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आज़ादी की बात करते हैं। नहीं, बलूचिस्तान कहीं कहीं बालूचिस्तान या फिर एलयू और से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसका एक खास तौर पे एक सुसाइड स्क्वाड अलग से है, इसका नाम है मजीद ब्रिगेड। तो अक्सर ये सबसे बड़ा इलाका, सबसे रिसोर्स रिच होने के बावजूद पाकिस्तान का सबसे पूरेस्ट रीजन है, और इसकी वजह है पाकिस्तान की पॉलिसी। इस पॉलिसी से परेशान रहे हैं और अक्सर अपनी आज़ादी की डिमांड करते रहे हैं। इवन जब पाकिस्तान बना भी था तो ये कलात प्रोविंस जो यहाँ पर था उसने अपने आप को एक तरह से इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था और ज़बरदस्ती उसके ऊपर पाकिस्तान ने कब्जा किया था। तो वहाँ की वजह से बलूचिस्तान लगातार न्यूज़ में रहता है। तो बलूचिस्तान की लोकेशन, उस ट्रेन का नाम, कहाँ ये है, क्या ये बाउंड्री शेयर करती है, तो हाँ बिल्कुल शेयर करते हैं ईरान के साथ। अब देखिए, ये वो इलाका है देखो जहाँ पर ग्वादर का पोर्ट है, यहाँ से आपने ये उन्होंने ऐसा बनाया है कॉरिडोर। अब देखो, ये जो इलाका बलूचिस्तान वाला इलाका है ना, यहाँ पर जो अफगानिस्तान और ईरान का हिस्सा है यहाँ भी बलूची लोग रहते हैं। लेकिन क्योंकि ये लोग 3 देशों में बटे हुए हैं तो उनकी जो डिमांड है अक्सर देश बनाने की वो हमेशा थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती है। वरना बलूची लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत बड़ी संख्या में है। पावरफुल इन द सेंस उनके पास लड़ने की क्षमता है, रिसोर्सेज है, पर उन रिसोर्सेज का फायदा उन्हें नहीं मिलता, जिस वजह से बहुत सी दिक्कतें इन्हें झेलनी पड़ती है। तो ये हो गई बलूचिस्तान की बेसिक कहानी। आगे बात आती है नीप्रो रिवर की। नीप्रो रिवर एक ऐसा रिवर है जो लगातार रशिया और यूक्रेन के वॉर में एक बैटल ग्राउंड बन चुकी है, जहां पर लगातार रशिया कोशिश करता रहा अपनी पकड़ बनाने की, यूक्रेन अपनी पकड़ बनाने की। और यहाँ पर यूक्रेन का खैरसोन जो इलाका है, खैरसोन ओब्लास्ट सबसे बड़ा उनका जो एक राज्य में से एक राज्य है, वो यहाँ पर है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। और उस पर कब्जा करने के बाद ही रशिया बहुत मजबूत होता है इस इलाके में। तो यहाँ से बहती है नीप्रो रिवर, जो यहाँ की चौथी सबसे बड़ी रिवर है यूरोप की, जो रशिया, बेलारूस और यूक्रेन से होकर गुजरती है, उसके बाद ब्लैक सी में जाके समाहित होती है। इसके ऊपर कई सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूट है जिसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है इस पूरे इलाके में। तो ये एक डिफेंस लाइन की तरह काम करते हैं रशिया यूक्रेन वॉर में, जहां पर इस जगह से काफी ज्यादा सहायता और मूवमेंट लोगों की हो पाती है। तो अगर हम नीप्रो रिवर की बात करें तो कहाँ से बहती है, तो ये नीपर या नीप्रो रिवर है, जो आपको दिखेगा ये रही, यहाँ से चलती हुई आ रही है रशिया से बेलारूस, बेलारूस से आप आते यूक्रेन, और फिर ये एंटर करती है आपके ब्लैक सी में। ठीक है, ये वो रिवर है नीप्रो रिवर। तो एक इम्पॉर्टेंट हाईवे की, जहाँ देखो यहाँ डॉनबे रिवर है, रोमानिया से गुजरती है। इसको आपने यूज की थी, इसका सुनीला चैनल का इस्तेमाल किया था, सुलीना चैनल का, जिसके थ्रू जब ब्लैक सी में चाइना, जब ब्लैक सी में रशिया ने यहाँ पर किसी भी तरह की मूवमेंट को रोक दिया था, तो डॉनबी रिवर के चैनल्स के थ्रू भी वो ट्रांसपोर्टेशन कर रहे थे ग्रेन्स का। देखिए, यूक्रेन एक बहुत बड़ा, एक बड़ी कंट्री है, और यूक्रेन में बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर चीज़ें भी ग्रो की जाती है, खासतौर पर वीट जैसी चीज़ें, जिसका भरपूर एक्सपोर्ट किया जाता है यूक्रेन के द्वारा टू अदर यूरोपियन कंट्रीज। जब वॉर हुई तो ब्लैक सी में उनको एक्सेस नहीं मिल रहा था कि वो ब्लैक सी का इस्तेमाल कर सके, क्योंकि रशिया की आर्मी यहाँ पर अटैक करती थी। तो टर्की और बाकी देशों ने मिलकर एक ब्लैक सी ग्रेन डील की थी, यानी ब्लैक सी में जो अनाज वगैरह अगर जाएगा तो उस शिप्स पर अटैक नहीं किया जाएगा। पर यूक्रेन के उन शिप्स के भी ऊपर बाद में रशिया ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर आखिरकार इन्होंने यहाँ पर एक डॉनबी के पास एक सुलीना चैनल है, उसका इस्तेमाल करना स्टार्ट किया था। तो डॉनबी भी न्यूज़ में थी और नाइपर भी रिवर न्यूज़ में थी। जो नाइपर रिवर है वो कहाँ कहाँ से गुजरती है, किस किस एक कंट्री से पास करती है, रशिया, बेलारूस, यूक्रेन और बाद में
आपके ये आपके ब्लैक सी में मिलती है, पर सी ऑफ अजोव है, ये इलाका है क्रिमिया का। ठीक है, ये है खार्किव का इलाका जिसकी हमने बात की, इसके बहुत महत्वपूर्ण है ये इलाके। तो यहाँ आपको दिखेगा खारसन का वो प्रोविंस, जहाँ पर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डैम था जिसको उड़ा दिया गया, बहुत फ्लडिंग हुई। यहाँ पर ही ज़ैपोरिज़िया का न्यूक्लियर प्लांट है। तो नीप्रो रिवर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है। आपसे पूछा जाए नीप्रो रिवर कहाँ जाकर समुद्र में मिलती है, तो वो ब्लैक सी है। कहाँ से निकलती है? रशिया से गई वो कहाँ? रशिया के बाद कौन से देश में पहुंची? यूक्रेन से पहले कौन से देश में पहुंची? बेलारूस। और उसके बाद यूक्रेन और लास्ट में ब्लैक सी। तो ये इस रिवर का रूट है। तो ये यूक्रेन को लगभग पूरी तरह से क्रॉस करते हुए आती है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है यूक्रेन के लिए भी, यूरोप की कनेक्टिविटी के लिए भी। तो ये रिवर भी आई होप आपको याद रहेगी। नीप्रो रिवर या नीपर रिवर कहाँ पर बहती है, क्यों रेलेवेंट है? इस पर एक इंपॉर्टेंट डैम था जिसके ब्लास्ट होने के बाद काफ़ी विवाद हुआ, काफ़ी लोगों की जाने गई, इन्वायरमेंटल हैजर्ड एक बना। और ये रिवर देखिए कीव के पास से निकलती है, कीव यानी इनकी राजधानी। आई होप क्लियर हो चुकी होंगी चीज़ें। अगले आर्टिकल की तरफ बढ़े, चेगोस की बात करते हैं। भारत ने मॉरिशस के क्लेम को सपोर्ट किया है चेगोस आर्किपेलागो के ऊपर। असल में चेगोस आर्किपेलागो 58 आइलैंड का एक छोटा सा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, जो मालदीव से थोड़ी दूरी पर है, इंडियन ओशन में 500 किलोमीटर की दूरी पर। और ये आइलैंड 18वीं शताब्दी तक किसी की कोई नहीं रहता था यहाँ। बाद में फ्रांस इसको कंट्रोल कर लिया, वहाँ से अफ्रीका से लेबर्स लाया, इंडिया से, वहाँ पर प्लांटेशन स्टार्ट किया, और फ्रांस ने बाद में ये ब्रिटेन को सौंप दिया। ब्रिटेन 1965 से यहाँ पर अपनी ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी बना के बसता है, जिसका सेंटर में था चेगोस आइलैंड। चेगोस आइलैंड वैसे तो अटैच था मॉरिशस को, यानी जो मॉरिशस के ऊपर ब्रिटेन का ही कब्जा हुआ करता था, तो मॉरिशस का ही पार्ट हुआ करता था ये। लेकिन जब मॉरिशस को आज़ादी मिली 1968 में, तो चेगोस आइलैंड को तब भी ब्रिटेन ने अपने कब्जे में रखा। देखिए खेल ये है कि इंडियन ओशन में कई ऐसे आइलैंड्स हैं जिनके ऊपर प्रेजेंस बनाने की वजह से ब्रिटेन की नज़र हमेशा इस इलाके में रह सकती है। उनमें से कुछ ऐसे आइलैंड थे जिनमें मॉरिशस एक प्राइमरी लोकेशन थी, और आसपास की कुछ आइलैंड को वो मॉरिशस का ही पार्ट बना के रूल किया करते थे। बाद में जब 1968 में मॉरिशस को आज़ादी मिली, तो चेगोस आइलैंड को छोड़ने से ब्रिटेन ने मना कर दिया, उसके ऊपर अपना कब्जा जमाए रखा। और आज भी मॉरिशस क्लेम करता है कि चेगोस उनका है, लेकिन ब्रिटेन जो है मानने को तैयार नहीं। हाल में ही जो उनका डीगो ग्रेशिया था, जो सबसे बड़ा एक पोजीशन है यूएस मिलिट्री बेस का, उसको लेकर भी विवाद रहा था। तो एक लगातार न्यूज़ में रहने वाली चीज़ है। तो डीगो ग्रेशिया कहाँ पर है? यहाँ पर है डीगो ग्रेशिया, ये देखो डिगो ग्रेशिया यहीं पर है। तो डिगो ग्रेशिया को लेकर एक डील यूके और यूएसए और ब्रिटेन के बीच में हुई, कि बोला गया कि चेगोस आइलैंड मॉरिशस को 2024 के डील के तहत दे दिया जाएगा, लेकिन डिगो ग्रेशिया पर उनकी बेस जो है वो बनी रहेगी। अब मॉरिशस को लेकर इंडिया को इतनी क्या दिलचस्पी है? मॉरिशस में जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो इंडियन ओरिजिन की है। उनका यहाँ पर एक निवास रहा है काफ़ी सालों से। जो इंडेंजर्ड लेबर यहाँ पर रहते हैं वो काफ़ी सालों से यहाँ रह रहे हैं, इसलिए इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है यहाँ पर। और इसलिए भारत चाहता है कि भारत के संबंध यहाँ अच्छे रहें और इस इलाके पर भी भारत की पकड़ बनी रहे। तो देखिए कहाँ पर है मॉरिशस, ये मॉरिशस है मेडागास्कर के साइड में, ये अफ्रीका का पार्ट है, और इसी के आसपास आपको चेगोस आइलैंड देखने को मिलता है। ये देखिए, ये रहा मेडागास्कर, ये रहा मॉरिशस, ये रहा यूनियन आइलैंड, यहाँ पर आपको चेगोस आइलैंड बार बार न्यूज़ में देखने को मिलता रहता है। तो ये बात होगी इस न्यूज़ की। कहाँ पर, एक बार फिर से देख लीजिए, श्रीलंका, मालदीव, नीचे चेगोस आर्किपेलागो, यहीं पर डिगो ग्रेशिया है जहाँ पर बेस है। चेगोस को अब वापस सौंपा जा रहा है, किसको? मॉरिशस को। ठीक है, मॉरिशस के इस क्लेम को भारत ने हमेशा सपोर्ट किया है। तो कहाँ पर चेगोस है, कहाँ पर डिगो ग्रेशिया है, कहाँ मॉरिशस है, ये सब अफ्रीका का पार्ट है। और ये रहा सेशल्स। तो ये सेशल्स में भी और मॉरिशस में भी काफ़ी ज़्यादा आबादी इंडियन पॉपुलेशन की रहती है, इसलिए भारत वहाँ लगातार संबंध बेहतर रखना चाहता है, क्योंकि इस रीजन पर अगर आपका प्रेजेंस है ना, तो यहाँ जितना भी ट्रेड हो रहा है इस रूट्स के थ्रू या इस रूट के थ्रू, या यूरोप जो भी चीज़ें जाती हैं सुएज कनाल के थ्रू, उसके ऊपर हम नज़र रख सकते हैं। तो चेगोस आर्किपेलागो, मॉरिशस, सेशल्स, ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है जिसके तहत आप चाइना की प्रेजेंस को भी काउंट कर सकते हो, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन बन जाती है ये। इसके बाद एक न्यूज़ आई थी अफ्रीका जाइंट गोलियाथ बीटल की, जिनको एक्सटिंक्शन फेस करना पड़ सकता है। तो ये मिलते कहाँ हैं? ये जायंट गोलियाथ जो आपके बीटल हैं, ये मिलते हैं वेस्ट अफ्रीका में। वेस्ट अफ्रीका की जब बात है तो कौन सा रीजन है वो? तो वो मॉरिशियाना, माली, नाइगर, बर्किना फासो, बेनिन, नाइजीरिया की चीज की जगह, इन देशों को आप वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज कहते हैं। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं, एक है इकोवास, एक 15 देशों का समूह है जो आपस में फ्री ट्रेड और बाकी चीज़ों के ऊपर फोकस करता है। और रिसेंटली इनमें एक कुछ देशों को निष्कासित किया गया और उन्होंने बना लिया साहिल अलायंस, या फिर अलायंस ऑफ साहिल स्टेट्स। तो वो 3 देश हैं, माली, नाइजर और बर्किना फासो, इन तीनों ने बना लिया था साहिल अलायंस। तो अगर आपसे पूछा जाए वेस्ट अफ्रीका में साहिल अलायंस किन देशों ने बनाया, या वेस्ट अफ्रीका कहाँ पर है, जॉइंट बीटल्स की खबरें कहाँ से आई, तो वेस्ट अफ्रीका से आई। वो 3 देश कौन से हैं? माली, नाइजर और बर्किना फासो। तो ये तो वो हो गई लोकेशंस की बात। और एक लास्ट न्यूज़ है एक्सरसाइज खंजर के बारे में। ये कहाँ होती है? तो किर्गिस्तान में।
और इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में संबंधों को डेवलप करने की कोशिश है। किर्गिस्तान की जब बात है तो लोकेटेड कहाँ है, जब आप सेंट्रल एशिया की सबसे बड़ी कंट्री कजाकिस्तान है, और कजाकिस्तान के पास पास आपको दिखेगी उज्बेकिस्तान, या नीचे तुर्कमेनिस्तान, और इधर अगर आप आएंगे तो आपको दिखता है किर्गिस्तान की कंट्री। तो सेंट्रल एशिया की 5 रिपब्लिक के नाम और इनकी लोकेशन याद करना कभी ना भूलिए। और खंजर कजाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि किर्गिस्तान के साथ इंडिया की एक्सरसाइज होती है। इंडिया से ऊपर जाओगे तो आपको मिलेगा पहले तजिकिस्तान, फिर किर्गिस्तान, फिर कजाकिस्तान, और साइड में उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ये कैस्पियन सी है। हमने पिछले हफ्ते 20 की कंट्रीज को और बाउंड्रीज को याद किया था, तो याद रखिए वो कौन सी लोकेशंस है। एंड देन यहाँ पर एरल सी किन किन देशों के बीच में, तो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में लोकेशंस और कंट्रीज आपको याद रखनी है। तो हमने पहले डिस्कस किया, इसलिए इसके बारे में आज ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते। ये मेजरली आज की जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज थी वो हमने देख ली। और एक जो टॉपिक बचा है वो है बारबाडोस का। असल में बारबाडोस में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर गए और उनको एक बड़ा अवार्ड दिया गया। बारबाडोस किस न्यूज़ की वजह से फेमस है, तो बारबाडोस कहाँ पर है, तो ये आप कैरिबियन की कंट्री है बारबाडोस। इसकी लोकेशन कैरिबियन सी में है, बिल्कुल ये रहा बारबाडोस, जहाँ अगेन बहुत सारी संख्या में इंडियन ओरिजिन के लोग रहते हैं जो इंडेंजर्ड लेबर की तरह ले जाए गए थे। फिर वहाँ पर उनकी पॉपुलेशन आज एक सब्सटेंशियल सेक्शन बनाती है। ये गयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गयाना के सामने एक छोटा सा देश है बारबाडोस। वर्ल्ड कप जब क्रिकेट का होता है, वेस्ट इंडीज़ की बात जब आप करते हैं, तो इसी से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमेशा बारबाडोस को याद रखना क्रिकेट से जुड़ के काफ़ी आसान है। तो सर याद रखिए बारबाडोस की लोकेशन क्या है, कहाँ पे लोकेटेड है, क्या इसका रोल है, कैरिबियन सी में कहाँ पर ये लोकेटेड है। तो ये है बिल्कुल वेनेजुला के ठीक सामने बारबाडोस। वेनेजुला के विवाद गयाना के साथ और बाकी इलाकों के साथ भी रहे हैं, तो क्या इसकी कहानी है, इसको याद रखिए। देखिए मैंने बारबाडोस को ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया, क्योंकि इसको हम अगले हफ्ते डिटेल में करने वाले हैं। कुछ और भी साउथ अमेरिका में अगर होता है कैरिबियंस में, तो इस पूरी रीजन को एक साथ एक वीडियो में हम करने की कोशिश करेंगे। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको नॉर्थ सी, पिछले हफ्ते भी डिस्कस किया हमने कैस्पियन सी के आसपास की कंट्री, एलएलसी के आसपास की कंट्री, खंजर किसके किसके बीच होता है, साउथ जो सेंट्रल एशिया है उसमें कौन सी कंट्रीज आती हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के वो 5 देश कौन कौन से हैं, नीपर रिवर कहाँ से बहती है, ये आपको याद रहेगा। तो ये थी आज की डिस्कशन वीडियो। अगर आपको डाउनलोड करना है इसके पीपीटीज को, तो आपको जाना है, नीचे एक लिंक है, वहाँ से आप जाइए पीडब्ल्यू की वेबसाइट पर, जहाँ आप फ्री में एनरोल कर सकते हैं, जिसके बाद आपको सभी जितने भी हमारे इनिशिएटिव हैं सबके पीडीएफ मिल जाएंगे। तो ये थी आज की डिस्कशन। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग पीडब्ल्यू ओनली आईएएस एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस